To our physics class bacha party. Last time we have started about the cross product. Today we are going to discuss with some different things that are related with gravitation, but before that I have to revise a concept. That concept is cross product of two vectors. Students, हम एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं और उस रिवीजन में हमारे पास है टॉपिक. दैट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्रॉस product of two vectors students, we have the topic. That topic is cross product of two vectors. As we have already defined the concept and derived the concept, ठीक है, और हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया था. और हमने कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह के दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा है हमारे पास बी वेक्टर, एंड बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. स्पेशली हम कोई भी एंगल मान लेते हैं, दैट एंगल इज से थीटा. And the cross product of two vectors is defined as a vector cross b vector, that is equal to a b sin theta. This is a b sin theta. यानी कि cross product is defined as the product of their magnitude with sine of angle between them. Then here also, if I take the three unit vectors that are taken along, this is origin, this is x-axis, along Cartesian coordinates x, y and z. These are mutually perpendicular to each other. Let us consider along x-axis we have considered I cap as the unit vector, along y-axis j cap is the unit vector, and along z-axis k cap is the unit vector. Now if I take the same unit vectors such that I cap cross I cap, then according to the concept, ये concept मेरे को क्या कहता है कि a वेक्टर का क्रॉस b वेक्टर के साथ किसके बराबर होगा, a b sin थीटा. इस a का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a. मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप कितना है, 1 into sin 0. sin 0 की वैल्यू होती है 0. सिमिलरली j कैप क्रॉस j कैप, दैट इज इक्वल टू 1 into sin 0, क्योंकि दोनों के दोनों x एक्सिस के अलोंग हैं, यहां दोनों के दोनों y एक्सिस के अलोंग हैं, और sin 0 की वैल्यू होती है 0. सिमिलरली k कैप क्रॉस k कैप इज 1 into sin 0 डिग्री, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0. यानी कि आप अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा. तो स्टूडेंट्स, अब जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे को लाइव दिख रहे हैं, प्लीज अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए. जैसे ही आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे. तो जो बच्चा यहाँ लाइव बैठा है प्लीज फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करें. जैसे ही आपकी अटेंडेंस मार्क होगी वैसे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे. और इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो रिवीजन के लिए हमने लिया है, दैट आर्टिकल इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड जनरली दैट प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. अब इसको वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, हमने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. ज्यादातर यहां जहां रोटेशन की बात होती है वहां वेक्टर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है, जहां पे रोटेशन की बात होती है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें स्पेशली कि रोटेशन की बात जहां पे भी होगी वहां 100% श्योर है कि क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जितने लाइव हो चुके हैं
मैं एक बार अटेंडेंस मार्क कर देता हूं बच्चों की। पाहुलप्रीत कौर 11A, रोमिका शर्मा 11A, सलोनी सलारिया 11C, गुरलेन कौर 11C, अवी 11C, अर्शदीप सिंह 11A, अनमोल ठाकुर 11C, वृंदा ठाकुर, गुरलीन सिंह, वांशिका, मनिंदर सिंह, वृंदा ठाकुर, दविंदर सिंह, महक, अमनप्रीत कौर, हरलीन कौर, रमनजीत कौर, सुखलीन कौर, अंशिका जारियाल, हरकिरत कौर, पलविंदर सिंह, हरमनदीप कौर, तरनप्रीत कौर, सुखनूर कौर, परवलीन कौर 11A, हरकमलप्रीत सिंह, खुशदीप कौर दत्त, ठीक है, खुशदीप कौर 11C। आपके पास 3 to 4 मिनट्स में और दे रहा हूं आपको। जो बच्चा लाइव आ रहा है प्लीज अपनी अटेंडेंस फटाफट से मार्क करे। और ये कॉन्सेप्ट हमारा रिवीजन के लिए चल रहा है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो बच्चे लेट आएंगे आई थिंक उनको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा, तभी वो लेट आएंगे। तो बच्चा लोग हम बात कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट की। मैं आपको बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, हमेशा रिजल्ट इसका वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्रॉस का मतलब होता है कर्ल, और कर्ल का मतलब होता है यहां पे रोटेशन, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपका रोटेशन से जुड़ा है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें एक रूल है रोटेशन के लिए, आपको इस तरह से चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां पे तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर का नाम लिख दो आप, आई कैप, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाओ जे कैप, उसके बाद के कैप। अब इसका एक कर्ल रूल या रोटेशन रूल हम बोलते हैं उसको, वो कर्ल रूल क्या कहता है आपको कि अगर आपने आई कैप लिया है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं जे कैप के साथ तो रिजल्ट आएगा के कैप। और अगर आपने आई के बाद आएगा आपके पास जे, जे के बाद आएगा के, और के के बाद आएगा आई, जे के बाद के के बाद आई के बाद जे। यानी कि अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप ले रहे हैं तो रिजल्ट आ गया के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। हां, अगर आपने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, मान लीजिए आपने कर दिया जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया तो आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस के कैप। अगर आपने कर दिया के कैप क्रॉस जे कैप तो रिजल्ट आएगा माइनस आई कैप। अगर आपने कर दिया आई कैप क्रॉस के कैप तो रिजल्ट बन जाएगा नेगेटिव। यानी कि अगर आपने इनकी पोजीशन के साथ कोई छेड़खानी करी तो रिजल्ट क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। रिजल्ट क्या बन गया, नेगेटिव। अब देखो बच्चों कि आपने जो रूल बनाया है, जो कर्ल या रोटेशन रूल आपने कहा है, वो एक रूल ही नहीं है, एक इंफॉर्मेशन भी है। वो इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन छुपी है उसमें, वो इंफॉर्मेशन हम तलाश कर लेते हैं। जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा कि मैं इस फॉर्मूले को उठा के बाहर ले आता हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप दैट इज इक्वल टू के कैप। मैंने इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखा, मैंने ये पाया कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x axis and j cap is the unit vector along y axis। यानी कि मैं काम कहां पे कर रहा हूं, xy प्लेन के अंदर, xy प्लेन में काम कर रहा हूं मैं, xy प्लेन के अंदर काम कर रहा हूं। और रिजल्ट कौन लेके जा रहा है मेरा,
रिजल्ट लेके जा रहा है मेरा कौन, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस क्या है, एक्स और वाई का परपेंडिकुलर, मतलब आप वर्क कर रहे हो एक्स वाई में, रिजल्ट आपका कौन ले गया, जेड ले गया। ये तो ये वही बात हुई नहीं भाई कि करे भरे कोई और, करे कोई और भरे कोई और, है ना, ये तो वही बात हुई भाई। आपने काम कहां किया, एक्स वाई प्लेन में, रिजल्ट कौन लेके मर गया, जेड एक्सिस। तो ये तो बात तो गलत लग रही है मुझे तो, ठीक है। खैर आपको कैसी लगी जरूर बताना जब कमेंट बॉक्स में जाए। यानी कि इसका मतलब क्या है, आप जिस प्लेन में काम कर रहे हो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी आपके पास। मेरी बात क्लियर, क्लियर। अब इनका प्रोडक्ट हम किस तरह से निकालेंगे भाई, मान लो आपको दे दें कि ए वेक्टर की वैल्यू दे दी जैसे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये वैल्यू दे दी। बी वेक्टर की वैल्यू दे दी आपको 3i कैप और माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये आपको बी वेक्टर की वैल्यू दे दी। और आपको कहा कि आप हमें बताइए ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बी वेक्टर के साथ। देखो इसका रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा आई जे के आ रहा है या जीरो आ रहा है, जीरो को हम नल वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। अब देखो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज अब हमारे सामने है कि उसकी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। सीधा ही सॉल्व किया जाए कि फिर कोई और तरीका अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो उस बात पे हम अभी चर्चा करते हैं। देखो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट रूल आता है फिजिक्स के अंदर, डिटर्मिनेंट रूल। वो कैसे होगा, इनमें से कॉमन चीज क्या है दोनों में, आई जे के, तो लिख लो ऊपर पहले कॉमन चीज आई जे, थोड़ा थोड़ा गैप देके लिख रहा हूं मैं, जे और फिर के, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट, ये सीधी लाइनें लगाओ ऐसे ऐसे। अब आई जे के जो कोफिशिएंट है दोनों वेक्टर्स के वो लिख दो, लिख दोगे। इसका आई का कोफिशिएंट है 1, किसी और पेन से लिख देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे, 1, यहां पे 2 और यहां पे k का -1। अब b का देखो, b का आई का कोफिशिएंट 3, -1 और 2, ठीक है भाई। अब काम करने का तरीका क्या होगा आपका, आप लोग सबसे पहले प्लस आई कैप और फिर बॉक्स बना के रख लो, फिर माइनस जे कैप फिर बॉक्स बना दो, और फिर प्लस के कैप, ठीक है, और फिर बॉक्स बना दो, ठीक है। फिर बॉक्स बना दिया आपने, है ना। आई कैप लिख दिया, आई प्लस माइनस जे प्लस के, अच्छा ठीक है जी। अब देखो यहां पे एक आतंकवादी को बैठा दो और गोलियां चला दो। अब गोलियां चलाओगे, चारों तरफ चलाओ, गड़गड़ गड़गड़ गड़, इधर भी गोलियां चल रही हैं, इधर भी गोलियां चल रही हैं, इधर भी गोलियां चल रही हैं, उधर भी गोलियां चल रही हैं, इधर तो उधर तो, ऊपर इस साइड को और इस साइड को तो कोई नहीं बैठा, कोई नहीं मरा, लेकिन हाँ इस साइड पे जे बैठा था, के बैठा था, यहाँ 1 बैठा था, 3 बैठा था, ये मर गए। बचा कौन, बचा 2, -1 और 2, है ना। जो बचा उसको इस डब्बे में लिख दो। तो जो बचा वो है 2, -1 और -1 और 2, अच्छा जी। अब इसको आतंकवादी मत बनाओ, इसके ऊपर से सारे चार्ज हटा लो, इसको अच्छा आदमी बना दो, बना दिया, बना दिया। अब जे कैप को टेररिस्ट बना दो, तो जे कैप क्या करेगा, चारों दिशाओं में गोली चलाएगा, अपने आगे भी चलाएगा, अपने पीछे भी चलाएगा, अपने नीचे भी, अपने ऊपर भी। इसके सामने जो आए उसको खत्म कर दो, मार दो उसको, इससे मर जाएगा आई कैप और के कैप और 2 और -1। बाकी कौन बचेगा, बाकी जो बचेगा उसे डब्बे में लिख दो, 1, 3, -1 और 2, ठीक है। इसी तरह से अब इसके ऊपर से सारे चार्ज हटा दो, इसको एक नेक आदमी बना दो, और जे कैप को क्या कर दो, टेररिस्ट बना दो। जे कैप क्या करेगा, इधर भी गोली चलाएगा, इधर भी गोली चलाएगा। बाकी कौन बचा, बाकी बचा 1, 2, 3, -1, 1, 2, 3 और -1, ठीक है भाई। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में एक एरो लगा दो, हर जगह पे एरो लगा दो, ऐसे ऐसे एरो लगा दो, ऐसे एरो लगा दो, लगा दिया आपने। अब आपका रिजल्ट बनेगा कैसे कि प्लस
आई कैप इंटू जो एरो जिन जिन दोनों पे है उनकी प्रोडक्ट ले लो और बाकी जो बचे हैं उनको माइनस कर दो। 2 2 जा 4 और -1 इंटू -1 कितना आया +1 तो -1 माइनस जे कैप इंटू 2 इंटू 1 2 और -3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस प्लस और प्लस के कैप इंटू 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू 2 6। ठीक है, तो ये आपके पास बना 3i कैप -5j कैप -7 k कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। प्लीज नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए। और दिस इज द easiest and shortest method to cover numericals on the cross product। cross product पे numerical करने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इजी वे है जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ईशान लेट होना आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। पता है क्या, हम अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करते हैं और ये बेसिक कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी 11th को भी डिसाइड करता है। तो बच्चों जो लेट आता है ना बेटा, वो तो फिर उस दिन की क्लास उसकी खराब ही हो जाती है। तो जो बच्चे लेट आए हैं मैं एक बार उनके नाम बता देता हूं। अंशिका, ईशान, हरमनप्रीत सिंह 11A का, नवदीप सिंह 11A, जैस्मीन दूत 11C, प्रियंका 11A, कमलप्रीत 11A, अमरवीर तुम भी लेट आई हो, हद की बात है। अमरवीर सबसे पहले आने वाला बच्चा अब सबसे लेट आ रहा है, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अंशु पठानिया, तू तो सबसे पहले आता था, बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छी राह पकड़ी हो तुम लोगों ने, बहुत अच्छी। ठीक है, 9-10 लिखा है, 9-10 लिखा है उसमें, नहीं अब नया टाइम टेबल आ गया है उसमें 9 o'clock ज्वाइन कर लिया करो क्लास को बच्चों, सभी बच्चे 9 o'clock ज्वाइन कर लेंगे क्लास को, ये बात याद रखना। हरमनदीप कौर 11A, ठीक है बेटा। सुखलीन कौर लेट आए थे आप। दविंदर सिंह, हाँ जी। अंशु पठानिया, याद रखा करो तुम लोग जो रेगुलर बच्चे हो, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं मैं उन बच्चों के नाम बता देता हूं जो रेगुलर आते हैं, जो मेरी निगाह में है जो बच्चे, मैं उनके नाम बता देता हूं। पाहुलप्रीत है, रोमिका, सलोनी सलारिया, गुरलीन कौर 11C, अभी सेठ, अर्शदीप सिंह, अनमोल ठाकुर, वृंदा ठाकुर, गुरलीन सिंह, वंशिका, मनिंदर सिंह, ठीक है। और महक, अमनप्रीत कौर, हरलीन कौर, रमनजीत गोटड़ा, सुखलीन कौर, अंशिका जारियाल, हरकिरत कौर, पलविंदर सिंह और तरनप्रीत कौर, सुखनूर कौर, परवलीन कौर, हरकमलप्रीत सिंह, अंशु पठानिया, अमरवीर कौर, कमलप्रीत, प्रियंका, जैस्मीन, नवदीप सिंह और हरलीन चैल, ईशान किशोर लगभग आता है, ठीक है, लेकिन हाँ वीक में 1-2 दिन मिस भी करता है कि नहीं करता, बताओ बेटा कमेंट में जाके। तो ये मैंने कुछ बच्चों के नाम बताए थे, ठीक है। गुरलीन, एक्सप्लेन व्हाई वी टुक जे कैप माइनस, ये रूल है बच्चे, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है बेटा, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का रूल समझाया गुरलीन, इस बात पे ध्यान दे थोड़ा सा कि मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का रूल समझाया बेटा, ठीक है, कैसे आप वर्क करेंगे वो रूल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए कि यहाँ पे कोई डिफाइंड स्टेप मैंने नहीं लिया बच्चों, ये बात आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जैसे मैंने वर्क किया, मैंने क्या कहा कि ए कैप क्रॉस बी कैप आपको करना है, ए और बी की वैल्यूज आपको दे रखी है, दोनों में कॉमन है आई कैप, जे कैप और के कैप ना, तो आप लिख लो आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दिया।
अब देखो सबसे पहले कौन है ए वेक्टर, उसके आई जे के कंपोनेंट इसके नीचे लिख दो। उसके बाद कौन है बी वेक्टर, उसके आई जे के कंपोनेंट अलग लिख दो। अब भाई आपको क्या करना है, अब आपको बनाने हैं आतंकवादी, है ना। कैसे आतंकवादी बनाना है, इसको मशीन गन दे देनी है आई कैप को। सबसे पहले लिख लो प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे डब्बे बना दो, बना दिए, फिर उससे गोलियां चलाओ धड़ाधड़ 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 चारों तरफ। अब ऐसे मत कहना कि सर जी तिरछी भी गोलियां चला देंगे हम, तो तिरछी नहीं चलानी आपको ऐसे ऐसे पीछे ऊपर, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे गोलियां चलानी आपको, ठीक है। तो इससे मरेगा आई कैप, मारेगा किसको, जे और के को, और अपने नीचे 1 और 3 को। बाकी जो बचेगा उसे इस डब्बे में लिख दो। इसी तरह से जे कैप को टेररिस्ट बनाओगे तो किसको मारेगा, आई को और के को, और अपने नीचे वाली लाइन को। बाकी कौन बचेगा 1 3 -1 2, है ना। 1 और 3 -1 और 2 बाकी बचेगा, जिसे हमने इस बॉक्स में लिख दिया। इसी तरह से के कैप को बना दो, ये मार देगा इसको, इस पूरी लाइन को। बचेगा कौन 1 2 3 और -1। अब इसमें एरो फिट कर दो आप, एरो, और जो एरो के साथ जुड़े हैं उनकी प्रोडक्ट ले लो, बाकी जो बचे उसको माइनस कर दो प्रोडक्ट ले। जैसे कि 2 2 जा 4 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट -1 की कितनी आएगी +1, माइनस जे कैप इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस कर दो इसमें से इनकी प्रोडक्ट, तो +3 हो गया। इसी तरह से प्लस के कैप 1 × -1 -1 माइनस कर दो बाकी जो बचे हैं 3 × 2 6, बस आ गया रिजल्ट। तो दिस इज द इजीएस्ट वे वी कैन कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और मैंने आज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्यों काम किया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक रिवीजन भी मिल जाए, और इसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ो तो आपके सामने वेक्टर के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हमने ये काम किया है। अब हम करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। दैट आर्टिकल इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitation in terms of position vector, in terms of position vector, position vector। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है भाई, अगर मैं सिंपल सी भाषा में पोजीशन वेक्टर के रट्टे मारूं तो वो कहता है कि भाई मैं तो बहुत सी सिंपल सी चीज हूं, और मैं हूं क्या, मैं हूं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कौन सा भाई, स्ट्रेट लाइन कौन सी, आप एक बताते हैं। देखो कैसे, मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ काम करना है, और न्यूटन का लॉ कहता है कि हमारी नेचर में हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब जितने ज्यादा बड़े बड़े मास होंगे उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उन मासेस के बीच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो फोर्स घटेगा। तो इससे फॉर्मूला बताता है कि F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, Gm1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब मान लो कि आपके पास दो मास हैं और दोनों मासेस को आपने एक प्लेन के अंदर रख दिया। पोजीशन वेक्टर तो तभी निकलेगा जब आप प्लेन में जाओगे, ठीक है। प्लेन वो हवाई जहाज वाला नहीं, 2 डायमेंशन वाला। ये आपके पास आ गया जी प्लेन, ठीक है। आपके सामने बन गया एक प्लेन। दिस इज ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, एंड वी हैव टू masses. One mass is, say that is m1 and another say that is m2. हमने दो masses मान लिए यहां पे, एक m1 और दूसरा m2। दोनों के बीच जो गैप है, let us consider that gap is r। अब पोजीशन वेक्टर को क्या लिखा हमने कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इसकी पोजीशन है यहां पे ए पॉइंट पे और इसकी पोजीशन है यहां पे बी पे,
तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका? OA is the position vector, straight line distance from origin. Say that is equal to R1 vector, or OB is another position vector, and say that is equal to R2. R2 be the another position vector. हमने क्या कहा कि हमने दो मास लिए, दोनों के बीच गैप R है, दोनों को A और B पोजीशन पे रखा है, दोनों के पोजीशन वेक्टर हैं OA और OB। OA की वैल्यू R1 के बराबर है, R1 वेक्टर, OB की वैल्यू R2 के बराबर है। अब हमें क्या करना है? हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है। अब कैसे लिखे भाई? मैं इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहला केस मानना पड़ेगा, केस वन। केस वन क्या कहता है? केस वन कहता है कि let M1 exerts force on M2। मान लो कि M1 M2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना? M1 M2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। रिपेल तो कभी करता ही नहीं होता ना मास, है ना? तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमने पहला केस लिया कि M1 M2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, देन दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना? इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींच रहा है उसको, ठीक है? और वो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को मान लो किसके ऊपर लग रही है? 2 पे लगा कौन रहा है? 1। लेट दिस फोर्स विल बी F21, ठीक है ना? तो F21, लेट F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। अब F21 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दोनों के बीच गैप R है, तो F21 की वैल्यू होनी चाहिए, आई थिंक G M1 M2, दोनों के बीच गैप है R, तो R का स्क्वायर, R का पावर 2। अब फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप सभी को पता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर मुझे बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दिस इज द मैग्नीट्यूड, मुझे डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच कनेक्ट्स टू मासेस, व्हिच कनेक्ट्स सेंटर ऑफ टू मासेस, व्हिच कनेक्ट्स सेंटर ऑफ टू मासेस, एंड दैट इज R, ठीक है? तो मुझे R कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां पे मैग्नीट्यूड की प्रेजेंटेशन दे रहा है केवल। दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, and this R cap represents the direction, this represents the direction। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब मिलते हैं तो बनता है क्या? बोलिए क्या बनता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके एक वेक्टर बनता है। और मुझे पता है कि अगर यहाँ पे R वेक्टर होता ना, तो उसके पास दो चीजें होती, एक होता मैग्नीट्यूड और दूसरा होता डायरेक्शन, ठीक है? और उसकी डायरेक्शन की वैल्यू अगर हम निकालते तो वो बनता R वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। एंड अगर मैं सिंसियरली इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूं तो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह से मेरे सामने आता है कि F21 बन जाता है किसके बराबर? GM1 M2 डिवाइड बाय R कैप की वैल्यू, R कैप की वैल्यू है भाई R वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, देन दिस बिकम्स GM1 M2 डिवाइड बाय R की क्यूब इनटू R वेक्टर इनटू R वेक्टर। दिस इज F21, दिस इज F21। नाउ स्टूडेंट्स, सोचने वाली बात ये है कि हमें तो कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में करना है। पोजीशन वेक्टर कहाँ आया है? यहाँ पे R1 R2 चाहिए मेरे को। तो अब R1 R2 चाहिए तो ध्यान से देखो OAB ट्राइंगल को, ध्यान से देखो OAB को और अप्लाई कर दो ट्राइंगल लॉ। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, लिख लो भाई ट्राइंगल लॉ में, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in same order in
same order is equal to third side which is of opposite order, which is of opposite order। कैसे पता करेंगे ऑर्डर सेम है कि नहीं है? ये पेन की निब लो, यही पेन की निब, ठीक है। इसको इस ट्राइंगल OAB में कहीं पे भी रख लो, मैंने यहां पे रख लिया और मैं यहां से चल पड़ा, एरो की डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं मुड़ा, अब भी मैं एरो की डायरेक्शन में चल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है R2 और R वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब मैं यहां तक, जैसे यहां से चला इसी की डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में, ट्राइंगल के अंदर ही चलना है। अब मैं मुड़ा इसी की डायरेक्शन में, अब मैं मुड़ा, मैं जा रहा हूं नीचे, एरो आ रहा है कहां? ऊपर। इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या है? अपोजिट। जिसका ऑर्डर है सेम मतलब R2 वेक्टर और R वेक्टर का ऑर्डर है सेम और R1 का ऑर्डर है अपोजिट, तो मेरे पास R वेक्टर की वैल्यू कितनी बनी? R वेक्टर की वैल्यू बनी R1 माइनस R2 वेक्टर। अगर मेरे को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, मोड ले लो इसका, दैट इज इक्वल टू R, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस। अब ये जो वैल्यू है यहां इस कॉन्सेप्ट में रख दो, इस कॉन्सेप्ट में रखते ही सो वी कैन से कि F21 दैट बिकम्स इक्वल टू Gm1 M2 डिवाइड बाय R की क्यूब। ये सीधा मैग्नीट्यूड का क्यूब है, मैग्नीट्यूड के लिए दो डंडे लगाओ ऐसे, R1 माइनस R2 इस ब्रैकेट में एनक्लोज करो, पावर 3 है, इनटू R वेक्टर है। अब R वेक्टर लिखना भाई, R वेक्टर की वैल्यू है R1 माइनस R2 और ये वाली ब्रैकेट यूज कर लिया। अब मैंने ये यूज नहीं किया मोड वाला सिंबल, ध्यान रखना इस बात को। F21 हमने निकाल लिया कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये आर्टिकल, है ना। तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू F12 फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। बिल्कुल, तो क्या फर्क रहेगा यहाँ पे? Gm1 M2 तो एज इट इज रहेंगे, डिवाइड बाई जहां R1 माइनस R2 है वहां R2 माइनस R1 का मोड का क्यूब इनटू ये R1 माइनस R2 था, ये बन जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए, दूसरे को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन बन गई 1 और 2। अब एक बात याद रखना कि मोड में चाहे R1 माइनस R2 है और चाहे आपके पास R2 माइनस R1 है, दोनों बराबर होंगे। चाहे मॉडुलस में आपने R1 माइनस R2 लिया है, चाहे आप मॉडुलस में R2 माइनस R1 लिया है, चाहे R1 माइनस R2 लिया है, एक ही बराबर बात है, ठीक है। कोई फर्क नहीं है इन चीजों में, इन बातों में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है मॉडुलस में चाहे आप -5 रख दो, चाहे आप +5 रख दो, बात सेम ही आनी है। आपका मतलब ये है, आप मुझे ये बताना चाहते हो, देन आंसर इज यस, कि मोड में चाहे आप प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बड़ी अच्छी बात है इस कॉन्सेप्ट की, जो मुझे अभी अभी पता चली है। आप नोट करके रख लो, चाहे मोड में -5 लो चाहे +5 लो, कहानी आपकी प्लस ही आनी है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने इंक भी बदली बातें करते करते, अब देखो ये अगर बराबर है ये टर्म, तो ये पूरी की पूरी टर्म यहां पे और ये पूरी की पूरी टर्म यहां पे, ये तो बराबर होगी। फर्क कितना है कि यहां R1 माइनस R2 है, यहां R2 माइनस R1 है। अगर आप इक्वेट करो 1 एंड 2 को, इक्वेट 1 एंड 2 को अगर आप इक्वेट करो तो आपके पास F12 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ F21 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो भाई ये किस बात को प्रूव करता है कि फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। मतलब क्या है यार कि ये जो m1 है ना ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है, ये इस पे जितनी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस पे उतनी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो ये किस बात को प्रूव करता है? दिस प्रूव्स न्यूटन्स third law, to every action there is an equal and opposite reaction. This proves Newton's थर्ड लॉ, न्यूटन बाबा के तीसरे लॉ को बहुत ही अच्छी तरह से ओबे करके चला जाता है। कौन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन बाबा जी महाराज के चरणों में समर्पित हो जाता है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ओबे करके भी चला जाता है। आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुने बच्चा लोग, ठीक है, और उस पे इतने ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को कि मेरे पास मैं एक ग्रेविटेशन पे ही कॉन्सेप्ट कर रहा हूं। कैसे कॉन्सेप्ट करता हूं, चलो बातें करते हैं, ठीक है। देखो भाई एक अच्छा सा न्यूमेरिकल उठा के लेके आऊंगा, तब तक आप ये सब कुछ नोट कर लो, आपको मजे आ जाएंगे अगला न्यूमेरिकल करके, ठीक है। आपने नोट कर लिया आई थिंक सो। अब मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लूंगा और उसके हर एक कोने पे कुछ मास रखूंगा। क्या मैंने ऐसा न्यूमेरिकल कर दिया था? हाँ जी, ऐसा तो मैंने कर दिया था। तो फिर कैसा करना चाहिए मेरे को स्क्वायर शेप ले लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ले लेंगे भाई, ठीक है जी। देखो भाई अगर तुम मानो भाई, मान लो मैंने ये एक शेप ली ऐसे ऐसे, इसके हर कोने पे मास बैठा दिया m m m m, इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर मान लो, चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर ले लो इसको, वैसे है तो नहीं, तो रेक्टेंगल है 20 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर पे मैंने मास बैठा दिया कैपिटल M। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन मास कैपिटल M। आपको फाइंड करना है टोटल फोर्स ऑन मास कैपिटल M। क्या आप में से कोई बच्चा है ऐसा जो आंसर फटाफट दे सकता है? फाइंड द टोटल फोर्स ऑन मास M। यू हैव टू फाइंड टोटल फोर्स ऑन मास कैपिटल M, ठीक है भाई। फाइंड टोटल फोर्स ऑन मास कैपिटल M। क्या फाइंड कर सकता है क्या कोई बच्चा है ऐसा जो फटाफट से आंसर कर सकता है? मास M पे फोर्स निकालनी है। गुरलीन सिंह 0, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इट विल बी 0। गुरलीन 0, सभी बच्चों को पता है गुरलीन सिंह, बिल्कुल गुरलीन, मैं समझ गया भाई। कमलप्रीत 0, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दविंदर सुपर, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ईशान, परवलीन, दैट्स गुड। यानी कि आप सभी को पता है कि इसके साथ आप कैसे डील करोगे, और मैं भी बता देता हूं आपकी जनरल इंट्रोडक्शन के लिए कि ये मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी इसकी वो अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फोर्स कैंसिल कर देगी। इसी तरह से ये भी अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि मास हर एक मास को अट्रैक्ट करता है, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि मास बराबर है। हाँ, यहाँ मासेस में अगर कोई डिफरेंस होता तो फिर हम बात कर लेते, ठीक है, या फिर मैं आपको कहूं कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बताओ, तो फिर कहानी आपकी अलग आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? इस पे आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी डायरेक्शन बनेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी डायरेक्शन बनेगी, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी डायरेक्शन बनेगी। अब इन दो का रिजल्टेंट और प्लस ये वाली फोर्स जोड़ दो, आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा,
ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई। मान लो आपको इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो एक तो वो वाला मास उसको अट्रैक्ट करेगा तो ये डायरेक्शन बनी, एक ये वाला करेगा इसको अट्रैक्ट तो ये वाली बनी, एक ये करेगा तो ये वाली बनी, इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस ये फोर्स बनेगी बात। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देखो बच्चों, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट्स को बड़ा ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारा आर्टिकल। आगे हमारा आर्टिकल हमसे क्या पूछ रहा है, उस आर्टिकल पे बात करते हैं। थोड़ी सी हम ग्रेविटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत हो गया ग्रेविटेशन का खेल, ग्रेविटी का भी थोड़ा सा खेल खेलना चाहिए हमें, क्योंकि न्यूटन महाराज जब पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ से बनाएंगे, न्यूटन बाबा को बना के दिखाऊं आपको। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश तो बनती है भाई, है ना। तो थोड़े रेड वेड पेन भी ले लेते हैं, है ना। अच्छा, ये है मेरे पास एक अच्छा सा पेड़ है, अच्छा जी, और पेड़ बनाऊंगा भाई। बहुत पेड़ मेरे को बचपन से अच्छा बनाना आता है। ठीक है, आप बता देना अगर अच्छा ना लगे तो। गुरलीन तुम मत बताना, बस तुम सबसे पहले यही बात कहोगे सर अच्छा नहीं है सर, है ना। ठीक है भाई, बता देना भाई। ये देखो ये पेड़, इस पेड़ की लगा है एप्पल, ठीक है, ये एप्पल है ना। ये एप्पल टूट के गिरा नीचे, और नीचे बैठा था कौन, बोलो भाई, नीचे बैठा था कौन। ये देखो ये बैठा बैठा हंस रहा है, ये देखो खुश हो रहा है, ठीक है, और एप्पल नीचे गिर गया। तो उन्होंने कहा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। सोचने वाली बात है कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ मास विद सम फोर्स, and that force is nothing but equal to gravity, and gravity is basically measured by, gravity को हम मेजर करते हैं किससे, gravity is measured by weight of object, gravity is measured by, मेजर की जाती है किससे, weight of object से। gravity को मेजर करने के लिए हमारे पास है weight, और weight क्या होता है बताओ, weight of object, weight of object is nothing but product of mass and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, that is denoted by g, m into g। अब mass into acceleration है ना ये, तो mass into acceleration क्या होता है, ये force के बराबर होता है। यानी कि weight of object हमारा कितना आया, force के बराबर आया। बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको ये बात कही जाती है कि 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट, दैट मींस इट इज 9.8 न्यूटन। ये बात कर रहा है किसकी, 9.8 न्यूटन की। 1 ग्राम वेट की बात भी करी जाती है। 1 ग्राम वेट का मतलब है 980 डायन, 980 डायन। तो ये बेसिक बातें हैं जो आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखें। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि कहीं ना कहीं हम धरती पे क्या है, बोझ हैं। ठीक है, ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमें बता के जाता है। अब मान लो कि ये अर्थ मैंने लिया, स्फेरिकल शेप मैंने ली है। वैसे अर्थ की स्फेरिकल शेप नहीं होती, उसकी इलिप्टिकल शेप होती है। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि अर्थ एक स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, हमने कंसीडर किया और उसका रेडियस हमने माना कैपिटल आर के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है बेटा। ठीक है, इसका मास होता है 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेट है जिसकी वैल्यू है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो भाई बच्चों, इसके सरफेस पे बैठा दो आप एक मासिव ऑब्जेक्ट, इसका मास है स्मॉल m, ठीक है ना, मास इसका कितना है स्मॉल m। तो अर्थ क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटी। और ग्रेविटी को मेजर करते हैं वेट से, और वेट होता है भाई m × g। यानी कि एक फोर्स तो मेरे पास आ गई यहाँ पे, दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू m ×
g, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट F मस्ट बी इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। These two are forces and these two must be equal to each other. So if we equate 1 and 2, अगर हम 1 and 2 को इक्वेट करें तो आपके पास mg इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय r square. This is the relation between small g and capital G. Small g is acceleration due to gravity. Small g is acceleration due to gravity that has the value 9.8 meter per second square on the surface of earth. On the surface of earth. On the surface of earth इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल G जो है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट having the value 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. This is the unit of gravitational constant. Then these are some basic things जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं बच्चों कि ये काफी ज्यादा बेसिक बातें हैं जिनकी हमने बात करी अभी, ठीक है। और ये ऐसी बातें हैं जो आपके टिप्स पे रहती हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको करवाया है वो 9th क्लास से आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो, ठीक है। तो आप अनजान नहीं हो इन बातों से, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग फॉर अस, ठीक है, कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात बन जाती है जब हम किसी चीज को जानते होते हैं, ठीक है। मास हमारे पास 6 × 10⁻24 किलोग्राम आता है, और बच्चों ध्यान रखना अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.5 × 10⁻³ है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो भी आप याद रखेंगे, अर्थ का जो डेंसिटी है दैट इज 5.5 × 10⁻³ डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए किलोग्राम, वॉल्यूम के लिए मीटर की क्यूब, तो डिवाइड बाय था तो मीटर की पावर -3, 5.5 × 10⁻³ दिस इज द कांसेप्ट। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है, अब तक की जो क्लास चल रही है, वो क्लास आपको सही समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उसके साथ साथ आप कमेंट करते जाओ, मैं रब करता जाऊंगा और साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। न्यूटन बाबा खुश हुआ, अच्छा वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया ठीक है भाई। देखो बच्चों अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहां तक की बातें जो थी वो 9th क्लास लेवल की थी, जिसका लेवल नहीं था कोई, हम नहीं कहते उसको कि हाँ जी बड़े बहुत ही अच्छे लेवल की बातें करी हमने ना। अब तक हमने 9वीं की क्लास की बातें करी है, 9th की बातें करी, अब कुछ 11th की बातें भी हो जाए, हाँ जी बिल्कुल। तो वो बात क्या है जो मुझे 11th क्लास में आगे करनी है, कि जब मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे फेंक देता हूं, ऐसा नहीं है कि आप कह दो सर जी पेन फेंक दिया, ये देखो ऐसे नहीं है कि आपने फेंका उसे 1 मीटर और आप कह रहे हो सर वेरिएशन निकालो, ना मेरे पास नहीं निकलेगी भाई, ठीक है, मेरे बस की नहीं है ऐसे वेरिएशन निकालने। अब क्यों नहीं होगी वो बस की, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, विद प्रूफ बताऊंगा मैं आपको। मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर फेंक देता हूं तब वेरिएशन आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में, और अर्थ के बहुत ज्यादा मैं अंदर चला जाता हूं, मतलब कंपैरेटिव टू इट्स रेडियस, कहीं ना कहीं इसका रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, यार कितना उसका रेडियस बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू है यार उसकी, है ना। तो उसके कंपैरिजन में जाके आप बात करोगे, ऐसा नहीं है आप भीतर गए नहीं 1 मीटर, आप कहते हो सर वेरिएशन चेक करना, सर वेरिएशन चेक करना, भाई क्या वेरिएशन चेक करूं, 1 मीटर तो तू गया नहीं है, हैं? सही बात है कि नहीं? मतलब आज मुझे जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट कॉन्सेप्ट इज variation of acceleration due to gravity with respect to height above the surface of earth and with respect to depth with respect to rotation। मुझे सारी बातें पढ़नी है तो स्टार्ट करें अपना कार्यक्रम, ठीक है भाई। और सभी बच्चों के बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए हैं ठीक है, अच्छा जी। जिन बच्चों का मिस हुआ है लेक्चर, हम जल्दी ना एक ऐसे क्लास की स्टार्टिंग करेंगे
जूम पे ग्रुप बनाएंगे 5-5, 10-10 बच्चों के, और मैं वो ला रहा हूँ, वो जो होता है ना वो लिखने वाला, साथ साथ लिख लेते हैं उससे, क्या होता है उसका नाम मेरे को नहीं पता थोड़ा सा, तो वो हम कनेक्ट करेंगे और जूम पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन लेके उस पर हम काम करेंगे, 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप बना लेंगे, और बड़ा ही ट्रस्टेड ग्रुप मैं बनाऊंगा। आप 100% सिक्योर हो, सेफ हो, सुरक्षित हो आप, तो आप उस ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। तो जिन बच्चों के नंबर मेरे पास नहीं है व्हाट्सएप नंबर, वो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद मैं ग्रुप बना लूंगा। थोड़े दिनों में, 2-4 दिनों में मैं वो ले आऊंगा, जिससे हम जूम पे कनेक्ट करके एक आता ना पैड लाइक, उस पर पेन से लिख सकते हैं, वो आपके सामने जाएगा एज इट इज। तो वो हम लाने वाले हैं जल्दी से जल्दी। ओके, तो उससे हम रिवीजन बैच चलाएंगे अपने। ठीक है बच्चों, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको रिवीजन बैच दूंगा। मुझे भी पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है लगातार। ठीक है, और मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, जब तक मैं हूँ तब तक आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। ठीक है, और एक फिजिक्स की एक खासियत बताता हूँ कि जहाँ से शुरू करते हो ना वहाँ से शुरू हो जाती है। ये मना नहीं करती, ये ऐसे नहीं कहती मैं नहीं चल रही है ना, ये कहती है कि हाँ जी चल पड़ो, हम चल पड़ते हैं साथ साथ। ठीक है, तो भाई बच्चों हाँ जी बना लो जी। तो भाई बच्चों आज हमने क्या कॉन्सेप्ट करना है, वो कॉन्सेप्ट है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फटाफट से कॉन्सेप्ट कर देता हूं, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं है, और आप मेरी ख्याल से उसे मेरे साथ साथ ही समझ जाओगे, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मेरे पास सुपर बच्चे हैं, सुपर। ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरा कॉन्सेप्ट है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मेरा ये कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू हाइट above the surface of earth, above the surface of earth, the surface of earth, surface of earth। जितनी लंबी मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना उतना लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, लेकिन स्टेटमेंट देखो कितनी बड़ी लिख दी मैंने, है ना। स्टेटमेंट देखिए बच्चा डर जाए, लेकिन आगे अगर बढ़ जाए तो फिर कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर। ठीक है, अब मान लो भाई आप बच्चों, सीधी सीधी सी बातें करता हूं मैं, बहुत ज्यादा घुमाता नहीं हूं। मेरे पास ये अर्थ है, अर्थ को मैं परफेक्ट स्फीयर मान के चल रहा हूं, होता नहीं है। इसका ये रेडियस है, ये O, यहां पे इनिशियली मेरा ऑब्जेक्ट बैठा था। ठीक है, इनिशियल पोजीशन है उसकी A, मास है उसके पास छोटे वाला m, ये रेडियस है r, और इसको मैं किसी हाइट पे लेके गया हूं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये B पोजीशन पे, ठीक है ना, और जो B पोजीशन है वो h हाइट पे लाई करता है, h पे। ठीक है, तो ये आपका बन गया r प्लस h। मान लीजिए पोजीशन A पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और पोजीशन B पे है g डैश। अब आप मेरे को बताओ कि स्मॉल g क्या होगा। स्मॉल g एट कहां पे, A पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन छोटे वाला मास और बड़े वाला मास। बड़े वाला मास किसका है, अर्थ का मास। बड़े वाला मास किसका है, दिस इज मास ऑफ अर्थ। लिख देता हूं भाई सारी बातें, मास ऑफ अर्थ। कैपिटल R क्या है भाई, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। छोटे वाला m क्या है भाई, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल m। h क्या है भाई, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट। अच्छा जी, सारी बातें लिख दी भाई मैंने। अब लिखना शुरू करो कि स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर आ गया आपके पास A पे, तो g इज इक्वल टू gm बाय r का पावर 2। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 1। अब g डैश भी निकाल दो, सो g डैश, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट B, दैट इज gm। g तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट ही रहेगा, डिवाइड बाय हाइट कितनी हो चुकी है, अब r प्लस h हो चुकी है, तो r प्लस h का होल स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो r प्लस h का होल स्क्वायर। अब कैसे सोल्व करें भाई इसको, अब कर लेते हैं भाई g डैश बाय g, g डैश बाय g, क्योंकि कंपेयर करना है मुझे, तो g डैश बाय g करता हूं
तो मेरे पास आ जाता है आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, नीचे से r की पावर 2 कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस एच बाय आर की पावर कितनी 2। देखो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मैंने जो कॉमन लिया है उसको सॉल्व करके देख लेना, मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर खा गया, इसकी पावर 2 है, अगर ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस एच बाय आर की पावर कितनी हो जाएगी -2। बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, मैं आपको कल सिखाऊंगा वो बायनोमियल एक्सपेंशन। वो कहता है कि फर्स्ट टर्म है ना अगर यूनिट है तो दूसरी टर्म के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर दो और आगे भी टर्म्स आएंगी उनको आप क्या कर दो नेग्लेक्ट कर दो, यानी कि g डैश बाय g आपके पास आ जाएगा 1, पावर को मल्टीप्लाई करो -2h बाय r। तो अब देखो भाई बच्चों, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 -2h बाय r। भाई ये एक में से कम है ना, 1 माइनस एक में से कम है ना, और ये अकेला, ये एक में से कम हो गया, अकेले के बराबर है, दैट मींस g इज ग्रेटर देन किससे g डैश। सो g डैश कहां पे एक्सेलरेशन है हाइट पे, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस with respect to height above the surface of earth। आगे आप बात खुद लिख लेना, बहुत ही समझदार बच्चे हो आप, बहुत ही नालायक बच्चे नहीं हो, ठीक है, मैंने कहा है नहीं हो, ये बात सोच लेना आप, हैं ठीक है भाई। चलो हम अपनी क्लास को कल करेंगे कंटिन्यू, इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार कल हम पढ़ेंगे दोबारा फिर से, मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया होगा आपको। बताओ कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को प्लीज। हाँ वैक्यूम, हाँ वो पेन होता है, हाँ 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 निश्चय, ऐसी भी क्या बातें चला दी यार तुम लोगों ने, निश्चय रंजन नहीं ऐसी बातें मत चलाया करो यार, ये तो मूवी की बातें आ गई है ना। अच्छा ईशान कह रहा है कि आपने वो मूवी देखी डील्स विद द ग्रेविटी एंड ब्लैक होल्स एंड स्टफ। अच्छा मैंने नहीं देखी ईशान, चलो तुम कहते हो तो देखते हैं यार। क्रिस्टल क्लियर सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास एंड योर ड्राइंग स्किल आर ऑसम। हैं महक, मुझे लगता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू महक, एंड थैंक यू बेटा हमारी क्लास को इतना अच्छा बनाने के लिए। चिराग नहीं अटेंडेंस नहीं लगाई आपकी अब तक, अब लगा देता हूं, ठीक है बेटा चिराग, अब लगा देता हूं आपकी अटेंडेंस। सहज ठीक है बेटा, हर्षित जैन ऑल डू लाइक द वीडियो। अच्छा जसलीन लगा देता हूं अटेंडेंस, नवनीत कौर गुरलीन योर ड्राइंग इज लाइक मी सर अच्छा इसका मतलब आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है गुरलीन, है प्रिंस, निश्चय रंजन, हाँ अटेंडेंस लगा देता हूं निश्चय, ठीक है बेटा ठीक है। नवदीप आपकी भी अटेंडेंस लगा देता हूं, हर्षित आपकी भी अटेंडेंस लग जाएगी, इशदीप सिंह, हर्षित जैन, कोई बात नहीं बेटा अटेंडेंस हो जाएगी आपकी, टेंशन ना लो अटेंडेंस हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।